बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारे C++ कोर्स में हम स्किल 26 पे बात करते हैं। हम इसमें बात करेंगे 2 डायमेंशनल एरेज़ के मतलब प्रोग्राम बनाने पर। 2 डायमेंशनल एरेज़ ऐसी डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैथमेटिक्स में मौजूद मैट्रिसेस को हैंडल करने काम आती हैं। और मैट्रिसेस क्या हैं कि ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें जो एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स या एंट्रीज़ होती हैं वो रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में एक टेबुलर फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। यानी कुछ उसमें रोज़ होंगी और कुछ कॉलम्स होंगी और हर कॉलम में कुछ एंट्रीज़ हैं और हर रो में कुछ एंट्रीज़ इस अंदाज में फैली हुई हैं। इनको कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करने के लिए जो बेसिक चीज़ इस्तेमाल होती है वो है 2 डायमेंशनल एरेज़। तो हम एरे डिक्लेयर करते वक्त उसमें बताया करेंगे कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होंगे और हर जो एंट्री है वो क्या होगी। राइट a C++ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यानी 2 मैट्रिसेस हैं, उनका ऑर्डर है दोनों का m क्रॉस n, यानी m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। हमने एक तीसरा मैट्रिक्स मालूम करना है जो कि उन दोनों का सम होगा। इनिशियलाइज द 2 मैट्रिसेस बाय टेकिंग इनपुट एट द रन टाइम। ये साथ एक कंडीशन बता दी गई है कि रन टाइम पे वो हमसे सी इन स्टेटमेंट के ज़रिए से पूछे। तो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ज़रूरी स्टेटमेंट शुरू में आ गई। ये हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। m हमने रख लिया किस काम के लिए, नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए, और n हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। हमने m भी सी इन करवा लिया और n भी सी इन करवा लिया। और उसके बाद हमने a मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स डिक्लेयर किए और उनकी साइज़ क्या होगा उनका m क्रॉस n का, यानी m नंबर ऑफ़ रोज़ और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स। 1 डायमेंशनल एरेज़ के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स के पेयर में सिर्फ एक एंट्री आती है, जबकि अब 2 पेयर्स आएंगे। पहला पेयर नंबर ऑफ़ रोज़ के लिए और दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट्स का पेयर नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए। और हम उसके अंदर बताएंगे कि कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हमने रखने हैं। और उससे पहले अगर इंट आ रहा है डेफिनेटली, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर करने वाली स्टेटमेंट है। तो हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और तीनों क्या हैं, 2 डायमेंशनल एरेज़ हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि रिसीव करते हैं वैल्यूज़ मैट्रिक्स ए में। यहाँ पे नोट करें कि हमने ये लाइन नंबर 16 पे कमेंट लिख दिया है ताकि जो भी इस कोड को पढ़े वो देख सके, और जो इस कोड को यूज़ करेगा, रन करेगा, उसे ये स्टेटमेंट रन टाइम पे स्क्रीन पे नज़र आएगी। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए रो वाइज। तो ये उसके लिए कोड हो गया। अब चूंकि हमने 2 डायमेंशन में मूव करना है, रो वाइज भी मूव करना है, कॉलम वाइज भी, तो एक लूप लगाएंगे रो के लिए और एक लूप लगाएंगे कॉलम वेरी करने के लिए। बाहर हमने लूप लगा दिए जो रो को वेरी करवा रही है, और अंदर लूप लगा दी है जो नेक्स्ट हो रही है अंदर, वो कॉलम उसमें वेरी कर रहे हैं। अब होगा क्या कि आई को स्पेसिफाई करेंगे बाहर की लूप में, यानी रो नंबर स्पेसिफाई करने की बात हो रही है। रो का मतलब है जब यहाँ पे डिसाइड होगा ये लाइन नंबर 22 पर आकर कि आई कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो आई बेसिकली रो के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई स्पेसिफाई करके यानी रो नंबर स्पेसिफाई करके अंदर आएंगे और कॉलम वेरी किया करेंगे। तो इस तरह से एक रो स्पेसिफाई हुई, उसके कॉलम वेरी किए, फिर दूसरी रो पे गए, फिर उससे कॉलम वेरी किए, फिर तीसरी रो पे गए, फिर उससे कॉलम वेरी किए। इस तरह से हम रो वाइज मूव कर रहे हैं। तो होगा क्या कि हर बार एक वैल्यू प्रिंट होगी, एक जो सेंटेंस प्रिंट होगा, एंटर द एंट्री ए। आई को हमने कर दी i+1 और j+1 यानी इकट्ठा प्रिंट कर दिया, तो ये नज़र आएगा A11, A12, A13। यानी जिस तरह से हम आमतौर पे मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को नंबरिंग दिया करते हैं, A23, A24, A31, A32, इस तरह से हमें लिखा नज़र आएगा, तो यूज़र को आसानी हो जाएगी। तो ये इस तरह से ए मैट्रिक्स की एंट्रीज़ रो वाइज एंटर कर ली जाएंगी। इसके बाद सिमिलरली बी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ आ गई हैं, और अब ए और बी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। दोनों का ऑर्डर m क्रॉस n है। अगर ये m और n की वैल्यू सेम रख दी जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब फाइंडिंग द सम ऑफ द 2 मैट्रिसेस a एंड b सच दैट c इज इक्वल टू a+b। हमने करना क्या है, aij में bij ऐड करना है, और जो सम आया करेगा वो असाइन कर देंगे, प्लेस कर देंगे cij लोकेशन पे। तो इसके लिए वही सिंपल कोड आ गया।
डबल लूप के ज़रिए से ही, नेस्टेड लूप के ज़रिए से ही ट्रैवर्सिंग होगी। यहाँ हमने ए में ट्रैवर्स किया, यहाँ हमने बी में ट्रैवर्स किया, अब हम बैक वक्त तीनों में ट्रैवर्स कर रहे हैं। ए की एंट्री उठाते हैं, बी की एंट्री उठाते हैं, ऐड करते हैं और जो सम आता है उसे सी में एक अप्रोप्रिएट लोकेशन पर रख देते हैं। बाई चांस मैट्रिक्स एडिशन ऐसी है कि जो एलिमेंट हम ए का पिक करते हैं करॉस्पॉन्डिंग बी का पिक करेंगे और जो सम आएगा वो करॉस्पॉन्डिंग सी में लोकेशन पे प्लेस करेंगे। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स सी प्रोड्यूस हो जाएगा जब हम लाइन नंबर 37 से बाहर आएंगे। तो ये जब फ्लो ऑफ कंट्रोल लाइन नंबर 37 के बाद आएगा, अब हम प्रिंट कर लेते हैं अपनी आउटपुट। द सम ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज, हमने ये एक बार जुमला प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे, उसके बाद ये हम इसे शो करवाते हैं स्क्रीन पे। जी कैसे होगा? फार लूप मूव करेगी, वही ट्रैवर्सिंग करनी है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इजाफी ट्रिक इसलिए की गई है कि ताकि हमें एंट्रीज ए की लाइन में या ए की कॉलम में नज़र ना आए, बल्कि हमें रो वाइज कॉलम वाइज नज़र आए। तो हमने रो वाइज प्रिंटिंग कर ली है इसकी। हम रो नंबर फिक्स करते हैं, अंदर आते हैं, कॉलम वेरी करवाते हैं और हर कॉलम में एक एंट्री जे के साथ, फिर नेक्स्ट जे के साथ, फिर नेक्स्ट जे के साथ। और जब अगली बारी में यानी कि एक एंट्री प्रिंट की है तो फौरी बाद हम उसके टैब यानी एक थोड़ी स्पेस प्रिंट कर दिया करते हैं ताकि हमें बिखरे बिखरे नजर आए। जब ये रोज़ कंप्लीट हो किसी भी एक रो नंबर के लिए कॉलम्स कंप्लीट हो जाएंगे तो जैसे ये सेकंड लूप से बाहर आएंगे हम, तो यहाँ पे क्या मौजूद है? एंड एल, जो कि असल में इस बाहर वाली लूप का हिस्सा है। तो इससे क्या होगा कि रो मुकम्मल होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। अब हम रो नंबर चेंज करेंगे और फिर कॉलम वेरी करके नेक्स्ट कॉलम की नेक्स्ट रो की सारी एंट्रीज कॉलम वेरी करने के ज़रिए से प्रिंट करेंगे और उस सेकंड कॉलम की प्रिंटिंग के बाद जब बाहर आएंगे तो आगे एंड एल मौजूद है, कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा। तो इस तरह से ये एक छोटा सा कोड सेगमेंट है जो कि मैट्रिक्स को प्रिंट करते वक्त उस फॉर्म में दिखाएगा जो कि टेबुलर होता है, हमें रोज और कॉलम नजर आ रहे होते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। अब दो तीन बातें नोट कर। नंबर एक, अगर हम यहाँ लाइन नंबर 37 में माइनस का सिंबल इस्तेमाल कर लें तो ये a माइनस बी यानी दो मैट्रिसेस के डिफरेंस की बात हो जाएगी, a माइनस बी फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ प्रिंटिंग वैसी हो जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ हमने जो ट्रैवर्सिंग की है इसमें, कि यहाँ जो हमने ट्रैवर्सिंग की है हमने रो वाइज की है। हम इसे ऐसे भी कर सकते थे कि बजाय इसके सी आउट का मैसेज लूप के अंदर लेकर आते, हमने सी आउट का मैसेज बाहर ही एक दफ़ा लिख दिया है, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए रो वाइज, और उसके बाद सिंपली हमने फार लूप नेस्टेड दो यूज़ की हैं और उसके अंदर सी इन लगा दिया है। अब जो आप एंट्री करेंगे तो आप रो वाइज एंट्री करते चले जाएं। जो इसमें ऑर्डर है बेसिकली वो क्या है कि हमने ट्रैवर्स कैसे किया है, आई बाहर फिक्स करते हैं रो नंबर, फिर उसके बाद अंदर आके हम जे वेरी करते हैं। Note that the two-dimensional array is being traversed using the nested loops row-wise. The row number is specified in the outer loop and then the columns are varied in the inner loop for the specified row. यानी किसी भी specific row के लिए बाहर हम रो नंबर स्पेसिफाई करेंगे और अंदर आके कॉलम वेरी करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक रो में रहते हुए कॉलम वेरी कर रहे हैं, तो बेसिकली रो वाइज चल रहे हैं। सपोज करें हम ऐसा कर लेते हैं कि ये जो हमने जे वाली लूप रखी है हम इसको बाहर ले आते हैं और आई वाली जो लूप है उसको अंदर ले जाते हैं और आगे सी इन ए आई जे वैसे ही मौजूद है। तो अब अगर गौर करें, हम जे फिक्स करते हैं और अंदर आके आई वेरी करते हैं, यानी कॉलम नंबर फिक्स करते हैं और रो नंबर वेरी करते हैं। कॉलम फिक्स किया, रो नंबर वेरी किया, इसका मतलब है हमने एक कॉलम मुकम्मल किया, फिर नेक्स्ट कॉलम पे गए, फिर सारी रो वेरीज की। तो बेसिकली इस कोड सेगमेंट में हम कॉलम वाइज मूव कर रहे हैं। This means that the array is being traversed column wise. In this code segment, the column number is specified in the outer loop and then the rows are varied in the inner loop for the specified column. The user should be informed about it so that the elements would be input column wise. जिस तरह यहाँ हमने ऊपर कोड में लिखा है कि enter the elements row wise, तो हमें अगर कोड हमने अंदर ऐसा बनाया है प्रोग्रामर ने, तो प्रोग्रामर को चाहिए कोई ऐसा मैसेज डिस्प्ले करे जो कि यूज़र को बता दे कि अब जो वो यूज़र एंट्री करेगा वो कॉलम वाइज करेगा ताकि यूज़र उससे आगाह रहे। दिस इज द चॉइस ऑफ द प्रोग्रामर हाउ टू सेट द ट्रैवर्सिंग ऑर्डर इन द कोड, ईदर रो वाइज और कॉलम वाइज। हाउएवर, it could be significantly better to follow the order in which the array's elements are placed in the main memory. For example, in C, C++, Java, Python, the elements are placed row-wise, whereas in Fortran and MATLAB, the elements are placed column-wise.
यानी लैंग्वेज जो कि आप यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के लिए, जो एनवायरनमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो जब कोई आप मैट्रिक्स डिक्लेयर करते हैं तो वो मैट्रिक्स की तरतीब बैकग्राउंड में कैसे उस सिस्टम में रखी जाएगी। तो अगर वो कॉलम वाइज रखी जाएगी तो आप कोड अपने कॉलम वाइज बनाएं इस तरीके से, और अगर रो वाइज है तो बेस्ट क्या है, हम रो वाइज चलें। यूँ हमें इसके मेमोरी एक्सेसिंग में बहुत स्पीड मिलेगी। यानी एक चीज़ रो वाइज पड़ी हुई है, रो वाइज ही वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं और रो वाइज ही उठा रहे हैं वहाँ से सी आउट के लिए या उसे यूज़ करने के लिए, तो ये आपके लिए आसानी है। अगर वो चीज़ें पड़ी हैं कॉलम वाइज लेकिन आप काम शुरू कर दें रो वाइज, तो इससे जो मेमोरी एक्सेसिंग है वो डिले काफ़ी, उसमें डिलेज आना शुरू हो जाएंगे, वो काम सुस्त हो जाएगा। छोटे मैट्रिसेस के लिए इसका फ़र्क महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम या बड़े बड़े डाटा सेट्स हैंडल करते हैं तो ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और चीज़ों को सुस्त करने वाली साबित हो सकती है। इवन सिस्टम जो है वो हैंग की तरफ भी मूव कर सकता है अगर एरेज बहुत बड़ी हैं। तो लिहाजा बेटर ये है कि आपको मालूम हो कि आप किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, और वो एनवायरनमेंट बैकग्राउंड में रो वाइज हैंडल करता है मैट्रिसेस को, मल्टी डायमेंशनल एरेज को, या कॉलम वाइज। तो अकॉर्डिंगली आप कोड में वैसे बनाएं। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में मूव करते हैं। राइट ए सी प्लस दिस प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्केयर मैट्रिक्स। यानी एक स्केयर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के स्केयर्स का सम हमने मालूम कर। एंटर एन इंटीजर एज द ऑर्डर ऑफ द स्केयर मैट्रिक्स। एन हमने रिसीव कर लिया और ए हमने डिक्लेयर कर दिया एन क्रॉस एन का, इस तरीके से। उसके बाद हमने ए की एंट्रीज रिसीव कर ली जैसा कि पहले की थी हमने। अब हम क्या करते हैं, ए में हम ट्रैवर्स करते हैं, ए मैट्रिक्स में हम ट्रैवर्स करते हैं। ऑब्वियसली हमें रो वाइज ही करना चाहिए, तो हमने सम नाम का वेरिएबल लिया, उसे ज़ीरो कर दिया, और उसके बाद हम इसे क्या कर रहे हैं, सम को फ्लोट होना चाहिए। चलिए अगर हम इंटीजर में काम करें तो हम इसे इंटीजर रख लेते हैं, सम इक्वल टू 0। और उसके बाद होगा क्या, अब करना क्या है, इफ़ आई इक्वल टू जे, यानी आई सेट किया और अंदर आके हमने जे सेट किया। जे वेरी कर रहे हैं, जिस मौके पे आई और जे बराबर हुआ करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डायगोनल एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, इसको ए आई जे को ए आई जे से मल्टीप्लाई कर देंगे उस केस में जब वो आई और जे सेम होंगे, और वो सम में उसको हम ऐड अप करते जाएंगे। तो ये एक तरीका है। अगरचे ये तरीका थोड़ा सा बड़ा है, हम इस काम को बहरहाल सिंगल लूप से भी कर सकते हैं, यानी आई वेरी करें और ए आई आई इंटू ए आई आई इस तरह से भी कर लें, और जे का इस्तेमाल जे वाई लूप ख़त्म कर दें, यहाँ से कंडीशन भी ख़त्म कर दें, तब भी ये काम हो जाएगा। लेकिन ज़रा हमने इस बार थोड़ा सा बड़े तरीके से कर लिया है कि हम आई और जे वेरी करते हुए पूरे मैट्रिक्स में ट्रैवर्स कर रहे हैं, लेकिन जब आते हैं डायगोनल एलिमेंट पे, यानी आई और जे बराबर होते हैं, तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में आके हम उस एंट्री का स्केयर लेकर उसे सम में ऐड करते हैं। तो छोटी सी एक्टिविटी हो गई है। द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, वो हम सम प्रिंट करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है जी के किसी गिवन स्केयर मैट्रिक्स का, बल्कि कोई भी हो सकता है एन क्रॉस एम का, उसका ट्रांसपोज मालूम करें। तो हमने क्या किया कि हमने रोज़, लास्ट टाइम हमने इसको एन क्रॉस एम या एम क्रॉस एन कहा था, अब हम इसे रोज़ कॉल्स का नाम दे देते हैं, दो वेरिएबल्स। एंटर द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो हमने दो वैल्यूज इनपुट करवानी, रोज़ और कॉलम्स। अकॉर्डिंगली हमने ए मैट्रिक्स डिक्लेयर किया जिसमें रोज़ वाला वेरिएबल बताया कितनी रोज़ हैं, और कॉल्स वाला वेरिएबल बता रहा है, यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया है कॉलम्स बताने के लिए। हमें एक और मैट्रिक्स चाहिए जो कि उसी ऑर्डर का होगा, बल्कि उसका ऑर्डर जो है इसमें हमें रिवर्स करना है, ये हमें कॉल्स कर लें इसे। यानी चूंकि अगर ये 4x3 का है ए मैट्रिक्स, तो टी मैट्रिक्स 3x4 का होगा, तो इसको हमें ऐसे डिक्लेयर करना चाहिए कॉल्स रो की शक्ल में। ये हमने लाइन नंबर 14 से लेकर 20 तक ए मैट्रिक्स रिसीव कर लिया। अब हम ट्रैवर्स करते हुए टी मैट्रिक्स बनाते हैं। आई और जे हमने यहाँ पे ए जे आई उठा लिया, यानी और उसे प्लेस करने जा रहे हैं ए टी आई जे में। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं A2 3, T3 2 में हम उसे प्लेस कर देंगे, यानी उसी कॉपी रख देंगे, असाइन कर देंगे वहाँ पे। जब ये कंट्रोल लूप से बाहर आएगा, लाइन नंबर 26 पर आएगा, तो उस वक्त तक टी मैट्रिक्स जो कि ए का ट्रांसपोज है वो क्रिएट हो चुका होगा। अब ट्रांसपोज प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग का स्टाइल पहले हम देख चुके हैं, वही ये 3-4 लाइनों का हम कोड सेगमेंट इस्तेमाल करके ए मैट्रिक्स चाहें तो ए मैट्रिक्स, चाहें तो टी मैट्रिक्स, जो भी हम चाहें हम उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये प्रिंट करने का कोड आ गया। फर्ज करें हमें कहा गया था कि हम
किसी भी गिवन मैट्रिक्स को चेक करें कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। ऑब्वियसली उसके लिए पहली बात तो ये रोज और कॉल सेम होंगे डेफिनेटली, तो ये हर दो सेम वैल्यूज़ होंगी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमने चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है, तो उसका तरीका ये है, हम क्या करेंगे, वंस द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज रेडी द फॉलोइंग कोड सेगमेंट कुड बी यूज टू टेस्ट वेदर द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट कहने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड होता है, वेदर का मतलब भी यही है। फ्लैग इक्वल टू 1 रख लिया एक वेरिएबल हमने, फॉर आई वेरी कर आई और आई इंडेक्स लेके हमने और जे इंडेक्स लेके हमने रोज और कॉलम को वेरी करना है और टेस्ट करते जाना है क्या चीज़, कि अगर ए आई जे की वैल्यू नॉट इक्वल है टी आई जे के, उम्मीद है कि अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने जा रहा है तो वो सेम होंगी, तो अगर सेम नहीं होंगी तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो ये मूव करते रहेंगे, जहां पे वो डिफरेंस आ गया, यानी ये बात ट्रू हो गई कि ए आई जे इज नॉट इक्वल टू टी आई जे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने फ्लैग को ज़ीरो कर देना है। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगी, जिसका पर्पस क्या है कि लूप ब्रेक कर दी जाए। हमें मजीद टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो करॉस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी दो मैट्रिसेस की आपस में डिफर कर गई तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। बाहर आकर टेस्ट लगा दें कि अगर फ्लैग अभी भी 1 मौजूद है, इसका मतलब है कि ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि ए आई जे और टी आई जे डिफरेंट हो गए हों, तो इसका मतलब मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अदरवाइज हम क्या प्रिंट कर देंगे, मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक। जी, तो यह प्रोग्राम बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।